नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं उन मुद्दों को लेकर जिसका सरोकार है आपसे। और आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो सम विषम यानी ऑड इवन गाड़ियों का फॉर्मूला जो लागू हुआ है पिछले 1 तारीख से, आखिर अब जब वो खत्म होने जा रहा है 15 तारीख को, उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार का ये फैसला है। क्या होगा इसका भविष्य? क्या ये ऑड इवन फॉर्मूला हमें सिखाकर जा रहा है? और क्या ये फौरी तौर पर सिर्फ एक लोकप्रियता भरा कदम था या इसका सचमुच असर हुआ है? अगर हुआ है तो यह आगे क्यों नहीं कंटिन्यू हो रहा है? इस पे क्या है तमाम मसले? आखिर इस योजना का आगे क्या होगा भविष्य? इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं महेश चंद मेहता जी, जो जाने माने एडवोकेट हैं और पर्यावरण से जुड़े मामलों पे लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे हैं कोर्ट में। हमारे साथ प्रोफेसर भारत देसाई साहब हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुरेश जैन हैं, जो टेरी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा मसला इसमें यही निकल कर आ रहा है कि दरअसल में जो 14-15 दिन हुए हैं, इसमें इस योजना का कितना फर्क पड़ा है या नहीं। इसमें कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि चूंकि इस दौरान उस तरह की ठंड नहीं थी, मौसम खुला हुआ था, धूप थी, हवा थी, इसलिए इस दौरान प्रदूषण का जो असर है, खासकर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 जो पैमाना है उसमें कमी आई है। एक आंकड़ा ये भी है कि चूंकि कारों की संख्या उस तरह से जिम्मेवार नहीं है प्रदूषण के लिए, इसलिए इसका बहुत कम असर पड़ा है। सबसे पहले मेहता सर, अगर आपसे शुरू करूं मैं, कैसे आप देखते हैं अब ये खत्म होने जा रहा है ये पूरा फार्मूला, कैसे इसका आकलन करते हैं? कितना ज़रूरी रहा, कितना फ़र्क पड़ा? नहीं, ऐसा है कि जो अभी तो होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब में तो बहुत से लोगों से मेरी बात भी होती है और वो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को ऐसा कभी भी मौका नहीं मिला था। और दिल्ली जो है ये चाहती अच्छा क्यों है? प्रदूषण कम हुआ इसलिए या देखिए, जाम हमारे कम हो गया ही है? मैं आपको बताता हूँ, एक तो जाम भी कम हुए हैं, जितने भी ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चल रही है, और दूसरा जो है लोगों का समय बहुत बचा है। उनको ये मालूम नहीं था कि हम जो अब इतना समय बचा सकते हैं। हमारे जैसे वकील लोग आते हैं, उन्होंने कहा सर हम फरीदाबाद से 1.5 घंटा लगता था, अब तो हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रदूषण का क्या? नहीं, तो प्रदूषण भी, अगर 1.5 घंटा गाड़ी अगर सड़क के ऊपर रहती है तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये भी तो एक कारण है। और दूसरा जो है वो समय बचा, और तीसरा जो है कि कंजेशन जो है, जो दिल्ली में जो कंजेशन है, उसके कारण से कितनी जो बीमारियां जो हो रही हैं प्रदूषण के कारण से, तो सब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। उसमें बच्चे जो हैं बीमार हैं, लोग हॉस्पिटल्स में पहुंच गए हैं। तो ये जो है, ये चीज़ें जो हैं, ये देखिए लोगों का ये कहते हैं कि ये नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब ऑटोमोबाइल अभी यही कहेगी कि कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन फर्क जरूर पड़ा है। वो उसकी जो प्रतिशत जो है वो कितना बड़ा, वो तो उनका काम है, सरकार का काम है देखना। जिस तरह से बात हो रही है भरत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत कम असर पड़ा, क्योंकि जो जड़ है और जो आंकड़े हमारे सामने, वो आंकड़े हमें ये बताते हैं कि जो धूल और निर्माण वाला जो सेक्टर है, वहाँ उसकी भागीदारी 45 से 50-60% तक है। कारों की भागीदारी बहुत कम है। तो इस कोशिश में दरअसल में एक लोकप्रियता बटोरने की एक कोशिश थी, जड़ पे वार नहीं किया गया। बिल्कुल, ये जो आई थिंक काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि जो जड़ पे वार नहीं किया गया, जो समस्या का जो निदान करके, जिसको कहते हैं कि जब एक आंधी आई थी, तो आंधी आई तो आपने तुरंत कोशिश किया कि आपको विचार आ गया तो आपने खिड़कियां बंद करने की कोशिश किया, दरवाजे तो आपने खुले छोड़ रखे थे, फिर आप आंधी का परिणाम तो जायज है उसके सामने। तो ये एक अच्छा सराहनीय कदम है, बट एक कहते छोटा सा कदम, बहुत ही छोटा तुच्छ कदम है। जब तक आप लार्जर स्केल पर, लार्जर बास्केट ऑफ जो ऑप्शंस आप नहीं करोगे, जब तक पूरे के पूरे आपका ऑटोमोबाइल का रजिस्ट्रेशन के बारे में, ऑटोमोबाइल के डिजाइन्स के बारे में, फ्यूल का जो इसका इस्तेमाल है उसके बारे में, रोड की कंडीशंस के बारे में, लोगों की जो मजबूरियां, जो आदतें हैं, समाज का जो प्रायोरिटी जिस प्रकार का जो एक होता है, जो कार के पीछे हमारी जो भाग दौड़, क्योंकि कार आपका तो जब तक वो ओवरआर्किंग जब तक चीज नहीं होगा, जो परिणाम आप लाना चाहते हैं वो, और दूसरा कि आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रिलायबिलिटी बढ़नी चाहिए, वो जब तक वो सभी उपाय आपके
सही जगह पर नहीं होते तब तक जो परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए सिंबोलिज्म ज्यादा नजर आता है। जी सुरेश जी, एक बड़ा सवाल यही है और इस कार्यक्रम में हम यही कोशिश करेंगे जानने की कि जो आगे का रास्ता है और जो लॉन्ग टर्म बात कही जाती है, क्या उसकी कोई कोशिश आपको दिखती है या इससे कोई संकेत ये मिलता है कि जनता कुछ सैक्रिफाइस, कुछ बलिदान देने के लिए तैयार है? लंबे अगर हम समय में देखें तो कितना आपको लगता है, कितना कारगर ये हो रहा है और कुछ कोशिश दिख रही? आप ये देखेंगे कि जो जैसे हमारे कलीग्स ने बोला कि ये जो पहला कदम था ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जैसे मेहता सर ने भी बोला कि लोगों को पता नहीं था कि वो पोल्यूशन की बात करते हुए वो अपनी टाइम को बचाएंगे, उसके प्रोपोर्शनल बेनिफिट्स बहुत होंगे। और ये लोगों को पहले दिन लगा था कि मैं अपनी गाड़ी रोड पे नहीं उतार पा रहा हूँ, लेकिन जब वो अगले दिन उतार पा रहा था तो उसको समझ में आया कि मेरे को बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जो ये कदम है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन ये बात भी सही है, जैसे भरत जी ने भी बोला है कि जब तक एक हम इंटीग्रेटेड पॉलिसी लेके नहीं आएंगे, इंटीग्रेटेड थॉट प्रोसेस नहीं लेके आएंगे, जैसे आपने भी बोला है कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसका बहुत बड़ा रोल है, रोड डस्ट है उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों ने इस फार्मूला को एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। वो इसलिए नहीं कि केवल एक कमांड एंड कंट्रोल है, इसलिए उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं वो बेनिफिट उनको कर रहा है। दो तरीके से, एक एक्सपोजर कम हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, और दूसरा उनका टाइम भी बच रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक इंटीग्रेटेड स्टेप लेके आए, और जो बाकी जैसे भरत जी ने भी बोला वो बहुत सारे जो रीजंस हैं उसको स्टडी करके और एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी लेके आए। लेकिन इतना कुछ जब आंकड़े हमारे सामने आए, वर्ल्ड बैंक है, माफी जगह विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसके आंकड़े आए, उसके बाद जब बहुत शोर शराबा शुरू हुआ, अदालतों ने जब बहुत सारी बातें की, उसके बाद इस तरह के कदम हमें फौरी तौर पर देखने को मिले। लेकिन अभी भी इस तरह की खबरें हमें नहीं पढ़ने सुनने को मिल रही सरकार के कदम के बारे में कि कोई लंबे समय की योजना बनाई जा रही है दिल्ली में। देखिए वो कभी नहीं बनेगी अभी, क्योंकि जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी और वो पॉलिटिकल लीडरशिप में आती है। अभी देखिए यहाँ पे भारत सरकार, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप देख तो रही है कि लोग सपोर्ट भी अगर कर रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, और मोटे तौर पे इसको अगर देख रहे हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप को तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अब दिल्ली सरकार जो कदम उठाएगी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको ना माने, और ये इन दोनों को इकट्ठे होना पड़ेगा। इसमें देखिए, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन दिल्ली को कौन रूल कर रहा है और भारत को कौन रूल कर रहा है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोगों की सेहत की बात है, लोगों की लाइफ की जब बात आती है तो उस वक्त तो एक चीज के लिए, और फिर दिल्ली जो है वो भारत का एक आईना है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि अभी भी लॉन्ग टर्म कोई ऐसी योजना, ब्लूप्रिंट, कुछ ऐसी चिंता नहीं है? देखिए ऐसा है, जो कुछ भी जो भी धक्का जब लगता है, जब कोर्ट जो है वो सख्त होते हैं तो तब जो है वो सरकार आगे चलती है। अभी मैं यही कह रहा हूं कि ये चीजें जो है वो आज नहीं बल्कि 30 साल पहले से शुरू होनी चाहिए थी। ये केस जो था वो, लेकिन आज हम कहां तक पहुंचे इस ऑड इवन के बाद? और क्या नहीं, ऑड इवन के साथ सिर्फ हमें ऑड इवन के जो बेनिफिट हैं वही अभी नजर आए हैं, लेकिन एक जो योजनाबद्ध जो क्या करना चाहिए कि दिल्ली को कैसे जो मुक्त किया जाए प्रदूषण से, और वायु प्रदूषण से खासकर, क्योंकि जल प्रदूषण की तो हम बात नहीं कर रहे, वायु प्रदूषण की आज बात हो रही है। तो वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए तो जब तक भारत सरकार और राज्य सरकार जो है वो यहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक जो है वो तालमेल उनका नहीं बनेगा, तब तक बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे हो। क्यों, मैं उदाहरण देता हूँ। अब जैसे डीडीए का था, अब डीडीए के 1962 के मास्टर प्लान में दिल्ली में साइकिल ट्रैक्स होने चाहिए थे। आप बताइए कहाँ हैं? अब अगर दिल्ली में इस वक्त 30 लाख से ज्यादा जो है साइकिल हैं, अब वो बेचारे वो तो लोग जो है सुबह आते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि शाम को हम जिंदा घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है भरत जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, वही सवाल है कि इतना होने के बाद भी, इतनी अदालतों में जवाब देने के बाद भी, जनता के इस तरह का रुख देखने के बाद भी, क्या कोई लॉन्ग टर्म योजना, कोई लंबी अवधि की योजना हम अभी भी हमारे सामने नहीं है क्या?
क्या कहेंगे? कहीं मुझे जो मेहता साहब ने जो सही जो सवाल यही उठाया कि कोई योजनाबद्ध तरीके से, कोई दूरंदेशी के तरीके से, कोई लंबा, कोई सोच के, हमारी सोच लंबी होनी चाहिए, सोच की वजह से बदलाव आ सकता है। ये वाला अभी का किया अभी का खाया, ये वाला जो एडहॉकिज्म जो है, बहुत ही टेम्पररी किस्म के मेजर्स हैं, जो जिसको मे बी पॉपुलिज्म भी इसके साथ में जुड़ा होता है क्रेडिट लेने के लिए, उससे कोई परिणाम नहीं आने। और क्योंकि नागरिकों के स्वास्थ्य का सवाल है, आपको एक मिशन मोड पर आपको बैठ के करना पड़ेगा, तभी जाके, जैसे मेहता साहब ने कहा 30 साल पहले जो व्हीकल पॉल्यूशन का केस आया था, तो ये आज की समस्या नहीं है, काफी सालों से हो रहा था। और क्योंकि ये इकट्ठा हो गया इतने सालों तक, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जो मैकेनिज्म से पूरा, जो जैसे दिल्ली में सीएनजी इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जो होना, आपने सीएनजी को ज्यादा महंगा कर दिया, जो सीएनजी सबसे सस्ता होना चाहिए, तो वो परिणाम आप देखें। आप आय का सोचते हैं, बट जो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आपने नहीं सोचा। व्हीकलों का अंधाधुंध, जैसे कलकत्ता, चेन्नई और मद्रास को मिला, उससे भी ज्यादा व्हीकल दिल्ली में होते हैं। तो जब तक वो व्हीकलों की ओवरऑल संख्या को आप नहीं रोकेंगे, वो सब बाकी नहीं करेंगे, जो फ्यूल को, तो आप लोगों को कैसे उस तरह की साइड में कैसे मोड़ेंगे जो दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हमें जरूरत पड़ेगी इसके लिए। लेकिन जो ये बात दिल्ली सरकार कहती है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो सुझाव आए हैं उसके बाद हम इसको कब और कैसे लागू करेंगे, आपको लगता है आने वाले वक्त में ये फिर से लागू होगा? कुछ ऐसे आपको संकेत दिखते हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा ये जो एक इनिशिएटिव, इसमें कोई ज्यादा बहुत दम नहीं है, ये टोकनिज्म के रूप में है। ठीक है, क्योंकि लोगों की आदतें भी आपको बदलने, समाज में जो ये आपने, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे दिल्ली में बहुत, अभी मेट्रो बढ़ रही है, बहुत ही अच्छी बात है, आपको लोगों को उस साइड में आपको कार की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसे सिचुएशन निर्माण करेगी। लोगों का जो लालच हमारा बढ़ रहा है, जिस प्रकार के कार के बिना आपका सामाजिक कोई आपका स्टेटस नहीं है, एक वो भी उदाहरण के तौर पर है। तो आपने हर जो पैमाने पर आपने रखा है, जिसके कारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो वो तो उसकी एक जिसको कहते हैं कि एक लिमिट होना चाहिए ना, सामाजिक एक उसका एक लिमिट तो है, देयर आर लिमिट्स टू एवरीथिंग। तो वो लिमिट आपको तय करना है कि दिल्ली के जो कार का कितना लोड दिल्ली सहन कर सकता है, वो हमें कहीं ना कहीं कोई एक्सपर्ट को इकट्ठा करके आपको सीमा तो तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंधाधुंध कारों की संख्या नहीं हो सकती। उसी तरह से जो दूसरे कारण है, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे वो धूल का जो मुद्दा सामने आ रहा है, इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल है, उसके अलावा जो दोपहिया वाहन इतनी बड़ी संख्या में जिसकी भी एक बड़ी भागीदारी है, क्या इन सब मसलों पर आने वाले वक्त में काम हो सकता है, कितनी संभावना है, इस पर भी बात करेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बजाज प्लैटिना की माइलेज कितनी है ये हम नहीं बताएंगे, ये जिन रास्तों पर चलती है वो रास्ते बताएंगे, ये मुश्किल चढ़ान बताएगी, ये बारिश की सड़कें बताएंगी, ये पतली गलियां बताएंगी, ये पेट्रोल की आखिरी बूंद को निचोड़ने वाली DTSI टेक्नोलॉजी बताएगी, जो हर रास्ते पर दे सबसे ज्यादा माइलेज। सिर्फ वही है दुनिया का असली माइलेज चैंपियन। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। Who stands guard when a billion Indians dream? When India sleeps, who stays awake? In times of crisis, who holds your hand? The Indian Army, in service of the nation. मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। दलबीर को मिला, करीम को मिला, मंजली को मिला और रुस्तम को भी मिला। और ऐसे हजारों जरूरतमंद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिल रहा है NMDFC की कर्ज स्कीम के तहत लोन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। NGO से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं, इस योजना से जुड़ें और आत्मनिर्भर बन जाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800112001 पर भी कॉल कर सकते हैं।
सबका साथ, सबका विकास. Who stands guard when a billion Indians dream? When India sleeps, who stays awake? In times of crisis, who holds your hand? The Indian Army, in service of the nation. बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने, और आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो ऑड इवन गाड़ियों का फार्मूला लागू हुआ और 15 तारीख के बाद वो पूरा हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्या इस समय हमारे पास कोई एक लंबी अवधि की योजना है प्रदूषण के मद्देनजर? आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में करीब 88 लाख गाड़ियां हैं, जिसमें सारी तरह की गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें ट्रक भी हैं, जिसमें मोटरसाइकिल भी हैं, कारें भी हैं और तमाम तरह के गाड़ियां हैं। लेकिन इस ऑड इवन के फार्मूले के तहत करीब 17% गाड़ियां सड़कों पर कम उतरी, जिसका आंकड़ा मोटे तौर पर 15 लाख के आसपास का है। और इस दौरान जो बाकी लोग हैं, या मेट्रो के जरिए या बसों के जरिए, इस दौरान स्कूलों को बंद रखा गया ताकि उनकी बसों का इस्तेमाल किया जा सके। और इस बीच में बात यह भी आ रही है कि क्या ये आगे का फार्मूला हो सकता है कि जो ईंधन है उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, यूरो 4 से सीधे यूरो 6 पे आया जाए। इन तमाम मसलों पे हम बात करते हैं। सुरेश जी, क्या आपको लगता है जो ये तमाम आंकड़े हमारे सामने, वो तो हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि ये कदम काफी छोटा था, लेकिन जिस तरह की जरूरत लंबी अवधि की तैयारी के लिए चाहिए, जिसमें एक सार्वजनिक परिवहन का मुद्दा भी है, एक बड़ी चर्चा हो रही है कि मोटरसाइकिल जो दोपहिया वाहन है उनको क्यों नहीं बैन किया गया, क्योंकि उनका आंकड़ा का भी 53 लाख के आसपास है, वो काफी जरूरी था। आपको लगता है जब इतने लोगों पे असर पड़ेगा तो और ज्यादा एजिटेशन होगा और ज्यादा लोग विरोध करेंगे, तो इसके लिए क्या तैयार है? देखिए, जैसे आपने बोला कि अभी हम लोगों ने कार को बंद किया है ऑड इवन की स्कीम में, और टू व्हीलर की भी अगर बात करें, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो कि हमेशा रोड पे पैदल ही चलें? हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना सक्षम है क्या, और जब तक आपका बस सिस्टम उतना इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि रोड आपका ट्रांसपोर्ट में बस को लाइफलाइन माना जाता है, और जब तक आपका बस सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा और वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करेगा, तो बंद करना हर चीज़ का भी सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अभी सर ने भी बोला है कि, और आप भी बोल रहे हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। आप कह रहे हैं कि जो गुड्स व्हीकल हैं उसका कंट्रीब्यूशन 60% से ज़्यादा है, लेकिन आप केवल जो छोटे छोटे पोर्शन है उसको बंद करने से आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हमको वही बात है कि हमको सोचना पड़ेगा इसके बाद एक अगला कदम क्या है। जैसे आपने बोला कि कल से ये स्कीम बंद हो जाएगी, कल के बाद, लेकिन ये तो स्कीम उसी समय बन जानी चाहिए थी जब पिछले 15 दिन या उससे पहले, कम से कम इस पिछले 15 दिनों में, इस दौरान, कि हम आगे अब क्या करेंगे। क्योंकि मैं अगर देखता हूँ जो डिस्कशन चल रहा है, दिसंबर के मंथ में चल रहा था, उसमें ये बोला जा रहा था कि कमर्शियल एक्टिविटीज, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, उसके लिए कुछ एक एक्टिविटी लेके आएंगे, ये बायोमास को बर्न ना करें उसके लिए ये कुछ प्रोविजन लेके आएंगे। लेकिन अभी आप देखें कि जनवरी आज 14 हो गई है और ये 1 महीने से ऊपर हो गया है, और ये भी एक देश की, मतलब इसको आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कि कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि तुम कम करो या ज्यादा करो। जो आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है वो क्या कर रही है, उनको पता नहीं है कि आपका रोल क्या है। सो हमको समझना पड़ेगा, और हम समझते भी हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमको ये अभी ये लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा तरीका लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर आप देखें कि गडकरी जी ने जैसे एक दिन बोला जब वो जाम में फंसे, तो मैं अगले साल तक 50% ये समस्या को रिजोल्व कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, पर्सनल क्यों, एजेंडा में नहीं आ रहा। महेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये एजेंडे में नहीं है, जिस तरह के अभी तक संकेत हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है? कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है तो क्यों नहीं है?
नहीं, ऐसे है, यहाँ पे तो बहुत भारी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। देखिए ऑटोमोबाइल लॉबी है, उसकी अपना जो है वो सबके सब जो है वो लोग जो है, तो ये लॉबी लगातार दबाव बनाती रहती है, किस तरह की पूरी कोई... तरह से दबाती है। वो आज से नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया कि 30 सालों में मैं तो पूरी तरह से देख रहा हूँ। आपने तो पूरी लंबी लड़ाई लड़ी है। वो देख रहा हूँ मैं जी, और देखा भी है। और इवन जो यूरो 4 की बात थी उस वक्त भी वो लड़ रहे थे कि हम फ्यूल चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा, CNG के लिए कोर्ट को ऑर्डर देने पड़े। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो है सरकार जो है वो बिल्कुल उनके आगे लचक जाती है। ये मुसीबत है। अगर ये जो लोग हैं, जो अब सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वो अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके दिखाएं कि हाँ हम जो लोगों का वेलफेयर चाहते हैं, हम पर्यावरण की रक्षा चाहते हैं, दिखाया है कि वो तैयार हैं। नहीं, देखिए हम पर्यावरण की रक्षा उनको देखना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा हमने अगर करनी है तो फिर सरकार का काम है। और सरकार, मैं दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे ये जितनी पॉलिसी होनी है वो भारत सरकार का ज्यादा योगदान इसमें होना है, क्योंकि भारत सरकार का काम ही है कि यहाँ पे जो यूरो 6 की जब बात करते हैं तो उनका रोल बहुत, क्योंकि वो कह रहे हैं नहीं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि हमारी रिफाइनरीज में नहीं हो सकता। जब आप तेल जो है बाहर से मंगवाते हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी मंगवा सकते हो ना आप, और कितनी और चीजें हो सकती हैं जिससे कि आप जो है यहाँ की जो है वो समस्याओं को हल कर सकते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ राजधानी की बात करते हैं, आप देखिए जो बाकी क्या भारतवर्ष में जो जितने भी शहर हैं और छोटे-छोटे शहर नहीं, वो ज्यादा प्रभावित हैं। बिल्कुल, वो ज्यादा प्रभावित है। यहाँ से जितनी गाड़ियां हैं, देखिए यहाँ से जितनी गाड़ियां हैं वो सारी की सारी जंक हो रही हैं बाहर। तो उनका क्या समाधान होगा, तो लोगों को कैसे बचाया जाएगा? ये मैं दिल्ली की बात नहीं अकेले करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सारे देश की जो है यहाँ पे यूरो 6 जो है वो एटलीस्ट मेट्रोज में होना चाहिए, और यूरो 4 जो है वो पूरे देश में, अभी भी पूरे देश में यूरो 4 पूरी तरह भी से नहीं लागू है। और यूरो 6 पे हम जंप करने की बात कर रहे हैं। भरत जी, यही सवाल है आपसे कि अगर ये एजेंडे में नहीं है, ये हमारे सामने नहीं है लॉन्ग टर्म, तो क्यों नहीं है? इसका आपको क्या कारण नजर आता है? अच्छा, मुझे लगता है कि ये हमारी एक किस्म की एक कमजोरी है कि ढांचागत जो परिवर्तन हम चाहते हैं, या तो जो एक दुरंदेशी परा जो एक कदम होता है, जो आगे की सोच करके, ये पता नहीं हमारे कहीं एक आर्किटेक्चर में नहीं बना। हालांकि न कानून की कमी है, न पॉलिसी की कमी है, न रेगुलेटरी एजेंसीज की कमी है। काफी बड़े अच्छे क्रेडेंशियल्स वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी है, काफी और एक्सपर्टीज है, IITs बने हुए हैं, काफी सही इंटेंशन वाले लोग भी हैं। समाधान क्या होंगे? ऐसा नहीं कि हमें जानकारी नहीं कि समाधान क्या, ऐसा भी नहीं है, बट हमें पता नहीं, हमारा तरीका ही इसी प्रकार से है। और दूसरा, हम चीजें थोड़ा सीरियसली भी, गंभीरता से भी लेना पड़ेगा कि जो जब तक, जैसे कहा कि जब तक राक्षस सामने खड़ा ना हो जाए तब तक हमें हरकत में हम नहीं आते। हमें कोई शॉक ट्रीटमेंट चाहिए, तो हर बार आपको शॉक ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे ढांचागत बुनियादी चीजों में ये अंदर इंटीग्रल होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग, थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। अभी तक तो काफी परिणाम आ जाने, हमें जब समस्या भी पता है, हमें उसका उपाय भी हमारे पास है, तो फिर परिणाम आने में इतनी देर क्यों है? चाहे मैं कह रहा हूं कितने भी वेस्टर्न रहो, हम कोई बंद करने की जैसे पॉलिसी हमें नहीं करना है, सब कुछ बंद भी नहीं करना है, हमें उसका बैलेंस तो कराना पड़ेगा, लिमिट मर्यादा भी तय करनी पड़े। तो वो तय करने का जो समय, एडहॉकिज्म, टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा। थोड़ा टेम्पररी, जैसे कहते हैं, जब हम जानते हैं कि अभी तक कई कदम जो हुए हैं, CNG से लेके जो तमाम अब डीजल वाहनों की भी बात हो रही है, ये अदालत के द्वारा हर चीज अदालत के ऊपर छोड़ने से भी, क्योंकि अदालत की भी एक सीमा है। अब अदालत पॉलिसी मेकिंग जो डोमेन है उसमें नहीं करता है, पर ये भी जैसे राष्ट्रीय जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्वयं उसको तय, वो भी उनके लिए भी बड़ा पेनफुल प्रोसेस है कि देश की सर्वोच्च अदालत को इस चीज में करना पड़ता है, जो सरकार का दायरा है, जो सरकार को करना है, उनके नहीं करने पर कोर्ट आती है। जब कोर्ट का प्रवेश होता है तो कहते हैं कि आप पॉलिसी मेकिंग डोमेन में इंटरफेरेंस करते हैं। तो हर चीज कोर्ट ड्राइवर नहीं होना चाहिए। एक लोकशाही तंत्र में ऐसा होना चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को परिणाम लाना चाहिए, कोर्ट तो एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और वैसा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो इस बहस में 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं कि समाधान क्या होंगे ये हमारे पास है, और ये भी बड़ी बात सामने आ रही है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति या जो भी नीति को बनाने वाले, लागू करने वाले हैं, उन पे ज्यादा जिम्मेवारी है, और वहां से जो है समाधान निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। तो आज इस आमने सामने के हमारे अंक में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।